मित्रों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज पर। आप अपने चैनल के करंट अफेयर्स के सेशन में हैं। करंट अफेयर्स हम लोग मंथली कवर करते हैं, तो आज हम लोग जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। जनवरी 2022 पूरे जनवरी महीने का करंट अफेयर्स हम लोग कवर करते हैं। आप जानते हैं कि आपके चैनल पर स्ट्रेटेजिक करंट अफेयर्स कवर होता है। महीना बीत जाने के बाद महीने भर के जरूरी हर सेक्शन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं, बहुत स्ट्रेटेजिक हम लोग कवर करते हैं और हर वीडियो के साथ उस पर बेस्ड एमसीक्यूज भी आपको उपलब्ध है आपकी अपनी वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर। तो आप अपने चैनल में वीडियो देखें और वेबसाइट में वीडियो बेस्ड एमसीक्यू लगाना न भूलें, जिससे आपका लगातार अभ्यास होता रहे। आपकी वेबसाइट पर, आपके चैनल पर और आपकी वेबसाइट पर, आपके चैनल पर जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 पूरे वर्ष भर का करंट अफेयर्स मेंटेन है और सभी वीडियो में एमसीक्यूज लगे हैं। अर्थात 12 महीने एक वर्ष 2021 का करंट अफेयर्स, जिसमें बजट, पिछला बजट, पुरस्कार, तिथि दिवस, इन सबको स्पेशली इंक्लूड किया गया है और वो मुश्किल से 15 घंटे, एक साल का करंट अफेयर्स टोटल अधिकतम 15 घंटे में कवर हो रहा है और लगभग स्टैंडर्ड 350 एक साल के क्वेश्चन जो 2022 के गर्मियों में संभावित एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर होंगे। तो इसे आप बिल्कुल कंप्लीट रखेंगे। चलिए 2022 के करंट अफेयर्स की हम लोग शुरुआत करते हैं और फटाफट तैयार हो जाइए। आप जानते हैं मानसिक कसरत भी चलती है, पेन कॉपी खोल करके रखना है और आपको इस महीने के करंट अफेयर्स में बताई जाने वाली प्रमुख बातों को नोट रखना है, जिससे एमसीक्यू में आप बेस्ट कर पाएं। तो हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले हम लोग जनवरी महीने के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जो प्रमुख तिथि दिवस हैं जो हमारे लिए कारगर हो सकते हैं, हम उससे कवर करने वाले हैं। तो फटाफट सब लोग तैयार हो जाएं, एक एक लाइक करें और एक शेयर जरूर कर दें। आप अपने जिस भी सेशन में रहें एक बार शेयर जरूर किया करें। जो भी वीडियो देखें उसे, जो भी एमसीक्यूज लगाएं वो अपने फेसबुक पर या अपने जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हों उसे एक बार शेयर जरूर किया करें अपने चैनल को। ठीक, चलिए सब लोग मेरे ख्याल से तैयार होंगे। सबसे नमस्कार, सबसे नमस्कार, सबसे एक बार नमस्कार। चलें, बिल्कुल। चलिए हम लोग चलते हैं आगे, अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और देखिए आपके सामने है 4 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी और 30 जनवरी। ये जनवरी माह के वो जरूरी तिथि दिवस हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अर्थात विभिन्न परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में या तो पूछे गए हैं या तो पूछे जाते हैं। 4 जनवरी को प्रतिवर्ष हम लोग मनाते हैं ब्रेल दिवस। इसे मेंटेन करेंगे। जो पहले से कवर कर रहे हैं उनके पास तो पहले से ही होगा, लेकिन एक बार अपना रिवीजन करें और जो नए हैं वो ये देखें कि किस प्रकार से चीज़ों को कवर किया जाता है। लुईस ब्रेल की स्मृति में जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, यह दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और आप जानते हैं कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे और उसी स्मृति में यह प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आप जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में, मानसिक कसरत हम लोगों की शुरू हो रही है, कि प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फटाफट आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। मानसिक कसरत करते रहें, नोट करते रहें और करंट अफेयर सेशन को आगे ले जाते रहें। लाइक और शेयर करना न भूलें। फेसबुक पर आज सब लोग अपने अपने फेसबुक पर शेयर करेंगे। अपने चैनल को आप सब अपने फेसबुक पर शेयर करेंगे। चलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है। तो हम लोग प्रतिवर्ष 12
जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती को अपने देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 जनवरी को प्रतिवर्ष हम लोग थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 जनवरी जो पिछले साल ही डिक्लेयर किया गया है, पराक्रम दिवस के रूप में सुभाष चंद्र बोस की जयंती को मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार जो कार्यक्रम होते हैं, गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम होते हैं राजपथ पर, उन कार्यक्रमों की शुरुआत की तिथि भी अब नियत की गई है 23 जनवरी से। चलिए, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस समय उत्तर प्रदेश इलेक्शन में भी है, तो आप सब बढ़ चढ़ के इलेक्शन में अपने मताधिकार का भी प्रयोग करें। मताधिकार हमारा अधिकार है, तो उससे प्रयोग करना चाहिए। 26 जनवरी को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और अभी अभी हम लोग गणतंत्र दिवस मनाए हैं। इस बार भी कोविड की वजह से, पिछले महीने हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नॉर्थ सेंट्रल एशियाई कंट्रीज़ हैं, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उधर के 5 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को हम लोगों ने आमंत्रित किया था अपने गणतंत्र दिवस परेड में, लेकिन कोविड की वजह से वो लोग आए नहीं। तो इस बार भी बिना मुख्य अतिथि के ही क्या संपन्न हुआ है, बिना मुख्य अतिथि के ही गणतंत्र दिवस फिर से संपन्न हुआ है। और 30 जनवरी को प्रतिवर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह किसकी स्मृति में? 30 जनवरी 1948 को ही महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। और दिल्ली में राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। दिल्ली में राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। तो कमेंट बॉक्स में जिन लोगों ने आंसर किया है 14 सितंबर, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं प्रतिवर्ष 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को देश की राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था और देवनागरी लिपि को हिंदी भाषा की लिपि के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक, तो ये तो जानकारी आपकी थी किसकी? प्रमुख। ये तो जानकारी थी आपकी प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिवस जो जनवरी माह के हैं, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप सब इसे नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी बेहतर हो, लेकिन यह कि कलम चलाने में विश्वास करें और अपने में विश्वास करें। अपने आप पर भरोसा रखें, गट्स रखें। आपके पास फिक्स और प्योर मटेरियल हो। पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए? फिक्स और प्योर मटेरियल। एक मटेरियल 10 बार, एक विषय 10 जगह से नहीं, एक विषय 10 जगह से नहीं। ठीक, चलिए, मेरे ख्याल से आप इसे मेंटेन कर चुके होंगे। हम लोग बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं कुछ पुरस्कार जनवरी महीने में वितरित हुए हैं और उसमें स्पेशली हम लोग पद्म पुरस्कारों को अलग से मेंटेन करते हैं हर बार। तो इस बार भी पद्म पुरस्कारों के लिए एक अलग से शॉर्ट छोटा सा, जिसमें आपको बहुत दिक्कत ना हो क्योंकि बहुत लेंदी होता है, उसे कवर करेंगे। बहुत जल्दी आपके पास होगा, बजट पर स्पेशल होगा। और इसके पहले हम लोगों ने पद्म पुरस्कारों पर, पिछले महीने मैंने पद्म पुरस्कारों पर एक स्टैटिक पोर्शन जो चेंज नहीं होता है उसे दे रखा है। तो आप पद्म पुरस्कारों के उस स्टैटिक पोर्शन को जरूर पढ़ लें। नोबेल पुरस्कार पर एक स्टैटिक वीडियो मैंने डाल रखा है और पद्म पुरस्कार पर मैंने आपके लिए एक पुरस्कारों पर वीडियो, स्टैटिक वीडियो दे रखा है, उसे आप जरूर देख लें। और जल्दी ही आपको इस साल का करंट सेशन भी उपलब्ध होगा। बात करते हैं पुरस्कारों में। सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की। तो देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार हमारी साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र का पुरस्कार है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रतिवर्ष देश में दिया जाता है जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। उन 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में और अंग्रेजी में, इसके अलावा राजस्थानी भाषा में
उत्कृष्ट योगदान के लिए जो साहित्यकार होते हैं उन्हें दिया जाता है। इसके अलावा साहित्य अकादमी राष्ट्रीय युवा पुरस्कार भी दिए जाते हैं। ठीक, तो कुल 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। हम लोग बात कर देते हैं कि इस बार 2021 में कुल 20 भाषाओं में इस बार पुरस्कार दिया गया है। और प्रमुख बात कर लें तो देखिए इसमें है सबसे नमिता गोखले हैं। देखिए अंग्रेजी भाषा में यह पुरस्कार नमिता गोखले को दिया गया है। इनका एक उपन्यास है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, थिंग्स टू लीव बिहाइंड, इसे आप देखेंगे थिंग्स टू लीव बिहाइंड, और 1955 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। 2021 में अंग्रेजी भाषा में यह पुरस्कार किसको गया है? अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले को गया है। फटाफट आप नोट करेंगे। दया प्रकाश सिन्हा, दया प्रकाश सिन्हा को यह पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए गया है। ठीक, हिंदी भाषा के लिए गया है। अगर बात करें असमिया भाषा में तो अनुराधा शर्मा पुजारी को गया है, अनुराधा शर्मा पुजारी को गया है। अगर संस्कृत भाषा में बात करें तो बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र, विनय, इन्हें गया है। तो ये कुछ जो प्रमुख साहित्यिक अकादमी के पुरस्कार हैं उससे हम देख रहे हैं। जल्दी जल्दी आप इसे नोट कर लेंगे। ठीक, दया प्रकाश सिन्हा हिंदी में, सम्राट अशोक, नमिता गोखले अंग्रेजी में। स्पेशली ये दो भाषा में आप देखे रहें। ठीक, असमिया और संस्कृत, इसे आप नोट करेंगे। थोड़ा सा इसे आप स्ट्रेटेजिक मेंटेन करेंगे तो बेहतर रहेगा, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 से दिया जा रहा है, साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। देश की कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। 2021 में 20 भाषाओं में दिया गया, और ये हिंदी में पुरस्कार और संस्कृत में पुरस्कार और अंग्रेजी भाषा के पुरस्कार। तो स्पेशली आप इसे नोट करेंगे, फटाक से नोट करें। तो हम लोग पुरस्कारों में आगे बढ़ते हैं। जनवरी महीने में ही गोल्डन ग्लोब 2022 पुरस्कार दिया गया है, इसे नोट करेंगे आप। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022। और यह समारोह अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय अमेरिकी टेलीविजन दोनों में फिल्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और इस बार जो पुरस्कार गया है वो द पावर ऑफ द डॉग और बेस्ट साइड स्टोरी, ये दो फिल्में हैं जिनको सबसे ज़्यादा 3 पुरस्कार मिले हैं। तो दो प्रमुख पुरस्कार कहाँ गए हैं? द पावर ऑफ डॉग फिल्म और बेस्ट साइड स्टोरी, ये दो फिल्म हैं, इनको कुल 3 अवार्ड गए हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लेंगे। और अगर हम लोग बात करें कि बेस्ट फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किसको गया है तो द पावर ऑफ द डॉग को, और बेस्ट फिल्म म्यूजिकल कॉमेडी का अवार्ड बेस्ट साइड स्टोरी। तो यहाँ भी एक बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन आप केवल इतना मेंटेन करेंगे, आप केवल इतना मेंटेन करेंगे। तो दो प्रमुख पुरस्कार आपके सामने हैं, ये दोनों प्रमुख पुरस्कार आप देखें और मेंटेन करें। इसे नोट कर लिए होंगे मेरे ख्याल से। ये दोनों पुरस्कार गोल्डन ग्लोब 2022 और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का पुरस्कार 2022 में दिया गया, घोषित किया गया। इसके अलावा जनवरी महीने के पद्म पुरस्कार, उसका स्टैटिक पोर्शन मैंने दे रखा है, उसे आप सब लोग जरूर देखें और उस पर जो MCQs हैं उसे लगाएं। और जब तक वो आप लगा करके फुर्सत होंगे, देख करके फुर्सत होंगे, तब तक आपको करंट पद्म पुरस्कारों का करंट वीडियो उपलब्ध होगा। ठीक, चलिए हम लोग देख लेते हैं जनवरी महीने में कुछ प्रमुख खेल की जो घटनाएं हुई हैं, इवेंट हुए हैं, उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022, इसके रिजल्ट्स देख लेते हैं। और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 देखें उसके पहले आप जान लें कि वर्ष भर में कुल टेनिस की 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं होती हैं, और वो 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं में ऑस्ट्रेलियाई ओपन, विंबलडन ओपन, अमेरिकी ओपन और फ्रेंच ओपन, ये 4 टेनिस की प्रतिस्पर्धाएं क्या मानी जाती हैं? 4 टेनिस की प्रतिस्पर्धाएं मानी जाती हैं ग्रैंड स्लैम प्रतिस्पर्धाएं। ठीक, बात करें 2022 में जनवरी महीने में आयोजित ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 की, तो उसमें पुरुष सिंगल्स राफेल नाडाल ने विजय प्राप्त किया है। और राफेल नाडाल अब तक में सबसे ज़्यादा बार और 21वीं बार ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीते हैं। अब तक का सबसे ज़्यादा बार 21वीं बार
राफेल नाडाल। महिला सिंगल्स का अवार्ड गया है ए बार्टी को। पुरुष डबल्स में विजेता रहे हैं एन किर्जियस और टी कोकेनिकिश, इसे आप नोट करेंगे। और बात करें महिला डबल्स में तो बी क्रेजिकोवा और के सिनियाकोवा, ठीक। और मिक्स डबल्स में के मेलाडेनोविक और आई डोडिंग। तो देखिए आपके सामने ये नाम लिखे हैं और इस नामों को आप नोट करेंगे और स्पेशली राफेल नाडाल को नहीं भूलेंगे। ऑस्ट्रेलियाई ओपन में राफेल नाडाल विजय प्राप्त करके अब तक का सर्वाधिक 21वीं बार ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में विजेता होने का रिकॉर्ड कायम किया है। फटाक से आप नोट करें। तो हम लोग बढ़ें क्रिकेट में, क्रिकेट की आईसीसी रैंकिंग की ओर बढ़ें, ठीक। जल्दी से आप फटाक से नोट करें। चलिए, मेरे ख्याल से आप नोट कर चुके होंगे। तो आईसीसी रैंकिंग जनवरी 2022 में आईसीसी रैंकिंग आई है और उसमें अगर टेस्ट टीम की बात करें तो टेस्ट टीम में जो सबसे बेस्ट टीम रही है वो ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर पर इंडिया और इंग्लैंड। तो जनवरी 2022 में आईसीसी टीम रैंकिंग में भारत का स्थान तीसरा, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर। अगर बैटिंग की बात करें, टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में तो मार्नस लाबुशचग्ने ये ऑस्ट्रेलिया के बैटर हैं, ये नंबर 1 पर रहे हैं। बॉलिंग में पहले नंबर पर पैट कॉमिंस ऑस्ट्रेलिया के और दूसरे नंबर पर आर अश्विन भारत के। तो भारत के आर अश्विन को दूसरा स्थान आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में बॉलिंग में मिला है। ऑलराउंडर में बात करें तो वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर, आर अश्विन और रवींद्र जडेजा पहला, दूसरा और तीसरा स्थान रहा है, ठीक। तो टीम ऑस्ट्रेलिया पुरुष बैटिंग में मार्शन लाबुशचग्ने, बॉलिंग में पैट कॉमिंस और अश्विन को भारत के दूसरा स्थान। ऑलराउंडर में जेसन होल्डर वेस्ट इंडीज के, आर अश्विन दूसरे नंबर पर और रवींद्र जडेजा तीसरे नंबर पर। तो ये तो बात हुई किसकी, टेस्ट टीम की। अभी बात करते हैं ओडीआई की, वनडे टीम में दुनिया में आईसीसी रैंकिंग 2022 में किस टीम की क्या पोजीशन रही है, इसे फटाक से आप नोट करें। तो हम लोग आते हैं वनडे रैंकिंग देख लेते हैं। चलिए फटाफट आप इसे नोट करें। ठीक। तो वनडे क्रिकेट की बात करें तो वनडे क्रिकेट में टीम की बात करें तो टीम तो पहला है न्यूजीलैंड, जो टॉप पर रही है वो न्यूजीलैंड को पहली रैंकिंग मिली है। इंग्लैंड दूसरे स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर, भारत का चौथा स्थान है। तो टेस्ट रैंकिंग में भारत वर्तमान में तीसरे स्थान पर, वनडे रैंकिंग में वर्तमान में चौथे स्थान पर है। अगर बेस्ट बैट्समैन की बात करें तो पाकिस्तान के बाबर आजम पहले स्थान पर और विराट कोहली भारत के दूसरे स्थान पर। बेस्ट बैट्समैन की बात करें तो ये है। बॉलिंग में ट्रेंट बाउल्ट, न्यूजीलैंड के ट्रेंट बाउल्ट हैं, बॉलिंग में दूसरे स्थान पर ट्रेंट बाउल्ट जो न्यूजीलैंड के हैं, ये टॉप पर रहे हैं। ऑलराउंडर में साकिब अल हसन बांग्लादेश के, मेरे ख्याल से साकिब अल हसन को तो सभी जानते होंगे, और साकिब अल हसन बांग्लादेश क्रिकेट के में छोटा देश है और जिस तरह से वो खेलते हैं, कई बार तो बड़ी बड़ी टीम और बड़े बड़े प्लेयर्स को भी मात देते हैं। वो हमें सिखाते भी हैं किस तरह से मेहनत करके अपने करियर को कहीं से भी कहीं ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो ये वनडे टीम रैंकिंग है जो आईसीसी द्वारा जनवरी 2022 में जारी की गई है। फटाफट इसे नोट करें तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, जल्दी से इसे नोट करें। चलिए, अगर हम लोग बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की, तो इसकी मेजबानी किसको दी गई?
खेलो इंडिया यूथ गेम्स भारत में खेलों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये गेम्स की शुरुआत की गई है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की 2022-23 की मेजबानी मध्य प्रदेश राज्य करेगा। तो आप नोट करेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी मध्य प्रदेश राज्य को सौंपी गई है, भारत के मध्य प्रदेश राज्य को सौंपी गई है। ठीक, अगर आपसे बात की जाए कि भारत में सबसे ऊंचाई पर जो फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है वो कहां पर है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित फुटबॉल का मैदान जो है, स्टेडियम है, वो कहां पर है, तो वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है। ठीक, फटाफट आप इसे नोट करेंगे, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ऊंचाई पर फुटबॉल का मैदान स्टेडियम बनाया गया है। अगर एशियन गेम्स की बात करें 2022 की, एशियन गेम्स 2022 नोट करेंगे आप, एशियन गेम्स 2022 जो चीन के हांगझाऊ में संपन्न होगा, चीन के हांगझाऊ में संपन्न होगा। ये कहाँ संपन्न होगा, चीन के हांगझाऊ में संपन्न होगा और इसके पहले ये 2018 में जकार्ता में संपन्न हुआ था, इसके पहले इंडोनेशिया जकार्ता में संपन्न हुआ था और अब अगला इसके बाद 2026 में 4 वर्षों के अंतराल पर 2026 में नागोया जापान में संपन्न होगा। और इसमें इस बार चर्चा में इसलिए है कि 8 वर्षों के बाद फिर से क्रिकेट खेल को इसमें शामिल किया गया है, तो फिर से आपको क्रिकेट खेल यहाँ पर दिखेगा। ठीक, तो आप इसे नोट करेंगे, एशियन गेम्स 2022 कहाँ होगा और 2026 कहाँ होगा, 2018 कहाँ हुआ था और पहली बार इसमें 8 सालों के अंतराल के बाद फिर से किस गेम की शुरुआत की जा रही है, तो वो गेम है क्रिकेट। अंडर 19 एशिया कप संपन्न हुआ है 2021, अंडर 19 एशिया कप संपन्न हुआ है। इसमें फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को पराजित करके भारत की टीम ने विजय प्राप्त की है। तो अंडर 19 में भारत 8वीं बार विजेता रहा है। इस मैच को जीतने के बाद भारत 8वीं बार विजय प्राप्त कर चुका है। ठीक, तो आप अंडर 19 एशिया कप की बात हो गई, एशियन गेम्स की बात हो गई, लद्दाख में सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम की बात हो गई, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात हो गई और आईसीसी टेस्ट और वनडे रैंकिंग जनवरी 2022 की बात हो गई और ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 की। ये जनवरी महीने के खेल के प्रमुख करंट अफेयर्स थे जो आपके लिए काम हो सकते हैं, फायदेमंद हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जनवरी महीने में जो प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं उस पर बात करते हैं। तो देखिए, बहुत ज़रूरी नियुक्तियों में एक तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सीईओ बनाए गए हैं। वो कौन है, विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे का नया सीईओ बनाया गया है। तो अभी नए सीईओ हमारे कौन हैं, विनय कुमार त्रिपाठी। इसरो के नए चेयरमैन किसको बनाया गया है, एस सोमनाथ। इसरो के नए चेयरमैन बनाए गए हैं एस सोमनाथ। इसरो के नए चेयरमैन एस सोमनाथ बनाए गए हैं। भारत में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। और प्राजक्ता कोली को यूएनडीपी द्वारा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा भारत का पहला युवा यूट्यूब जलवायु चैंपियन घोषित किया गया है। भारत का पहला यूट्यूब जलवायु चैंपियन घोषित किया गया है। तो ये क्लाइमेटिक चेंज पर और पर्यावरण संरक्षण के लिए यूट्यूब पर काफ़ी सक्रिय रहते हैं, इसलिए इनको इस तरह का अवार्ड गया है। तो ये प्रमुख नियुक्तियां हैं, इसे आप नोट करेंगे। रेलवे बोर्ड के नए सीईओ, इसरो के नए चेयरमैन, मुख्य आर्थिक सलाहकार और प्राजक्ता कोली। फटाफट इसे नोट करेंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और भारत को सफलता कह सकते हैं,
वो है टीएस त्रिमूर्ति भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं, यूएनओ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं और इनको जनवरी 2022 में एक वर्ष के लिए, जनवरी 2022 में एक वर्ष के लिए जो यूएनओ की सुरक्षा परिषद है उसकी जो आतंकवादी विरोधी समिति है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक इनका कार्यकाल होगा और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत एक आतंकवादी विरोधी समिति है, उस समिति का चेयरमैन भारत को बनाया गया है और उसका स्थान लेंगे भारत में भारत के यूएनओ में अस्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति। तो एक ये प्रमुख नियुक्ति है। तो ये प्रमुख नियुक्तियां हैं, इसे आप देखेंगे, नोट करेंगे फटाफट। जल्दी से आप इसे नोट करेंगे। आइए हम लोग आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण निधन हुआ है, एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का निधन हुआ है और 17 जनवरी 2022 को पंडित बिरजू महाराज प्रसिद्ध कथक नृत्य में अंतर्राष्ट्रीय मंच तक कथक नृत्य को पहुंचाया और भारत में प्रसिद्ध, विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त इनका निधन हुआ है और इनका संबंध लखनऊ घराने से था। तो बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से था। 17 जनवरी 2022 को इनका निधन हुआ है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। इनका संबंध किससे है? कथक। और कथक किस राज्य का लोक शास्त्रीय नृत्य है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो हमारा भारत की ओर से पहल किया गया संगठन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका मुख्यालय भारत में हरियाणा राज्य में गुरुग्राम में है, 102वां सदस्य शामिल हुआ है। लगातार इसमें सदस्य राष्ट्रों की संख्या बढ़ रही है। 102वां सदस्य के रूप में एंटीगुआ इसमें शामिल हुआ है। तो आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अब कुल 102 सदस्य राष्ट्र हो गए हैं और 102वां सदस्य एंटीगुआ शामिल हुआ है। तो इसे आप नोट करेंगे। आईएसए में 102वें सदस्य के रूप में एंटीगुआ ने सदस्यता ली है। आइए सैन्य क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर देख लेते हैं। और वैसे ही वर्तमान में जब आप वीडियो देख रहे हैं तो रूस और यूक्रेन के बीच एक वैश्विक तनाव है। बात कर लेते हैं युद्धाभ्यास की। जनवरी महीने में सबसे पहला और प्रमुख इस वर्ष का युद्धाभ्यास है सी ड्रैगन। तो इसे आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। यह पनडुब्बी रोधी बहुपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास है। इसमें कुल 6 देश शामिल हुए और ये जनवरी 2022 में 6 देश शामिल हुए हैं और इसमें यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया। तो इन देशों के नाम लिखेंगे। यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया इसमें शामिल हुआ है। और यह पनडुब्बी रोधी एंटी सबमरीन समुद्री युद्धाभ्यास है। तो इसका नाम रहा सी ड्रैगन। तो सी ड्रैगन क्या है? एक समुद्री युद्धाभ्यास है जिसमें 6 देश शामिल हुए। इसके अलावा लगातार आप जानते हैं कि भारत अपने रक्षा खर्चों को मेंटेन करने में लगा हुआ है और रक्षा खर्च में पिछले बजट में ही तय हुआ था कि भारत की सेना के लिए जरूरी 100 सामान का भारत अब आयात नहीं करेगा बल्कि भारत उसका उत्पादन करेगा। इसके अलावा भारत ने अब ऐसे विश्व में ऐसी जगहों को तलाश करना शुरू किया है जहां वह रक्षा उत्पादों का निर्यात कर सकता है और उसकी शुरुआत फिलीपींस से हुई है। भारत और फिलीपींस की सरकार के बीच सहमति बनी है ब्रह्मोस मिसाइल, भारत वर्जन ब्रह्मोस मिसाइल का भारत फिलीपींस को निर्यात करेगा। तो भारत फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल के लिए आपस में सहमति बनी है और भारत द्वारा इसका निर्यात किया जाएगा, मिसाइल दिया जाएगा, ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक, तो ये 3 प्रमुख बातें हैं किसके बारे में? सैन्य क्षेत्र में जो बातें हुई हैं। चलिए हम लोग अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। देश में एक ड्रोन सर्टिफिकेट स्कीम की शुरुआत हुई है।
ड्रोन सर्टिफिकेट स्कीम की शुरुआत हुई है। इस साल के बजट में ड्रोन पर काफ़ी फोकस किया गया है और यहाँ तक कि जो ड्रोन स्टार्टअप हैं उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत से स्कीमों की घोषणा की है और ड्रोन से खेती किसानी में भी काम बढ़े, इसके लिए नए नए योजनाओं पर बात की जा रही है और ड्रोन कल्चर, ड्रोन की सर्विसेज बढ़ाए जाने पर विचार हो रहा है। इसके लिए ड्रोन सर्टिफिकेट स्कीम की शुरुआत की गई है। इसके अंदर प्रावधान है कि 250 ग्राम से ऊपर के ड्रोन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, जिससे रूट तय हो पाएँ और उन्हें रेगुलेट किया जा सके। ठीक, चलिए अगर बात करें भारत में सबसे पहली जल मेट्रो प्रणाली की शुरुआत कहाँ से की जा रही है, तो ये है केरल में कोच्चि में। कहाँ पर? केरल के कोच्चि में। भारत में सबसे पहली जल मेट्रो प्रणाली की शुरुआत केरल के कोच्चि में शुरू की जा रही है। फटाफट आप इसे नोट करेंगे, केरल के कोच्चि में की जा रही है। अभी हाल ही में जनवरी में एविएशन एनालिटिक्स फर्म द्वारा देश विश्व भर के एयरपोर्ट्स की रैंकिंग जारी की गई है। एविएशन एनालिटिक्स फर्म द्वारा विश्व भर के एयरपोर्ट्स के सुविधाओं को देखते हुए रैंकिंग जारी की गई है। वहां विश्व के टॉप 10 एयरपोर्ट में भारत का चेन्नई एयरपोर्ट को स्थान मिला है। भारत के चेन्नई एयरपोर्ट को स्थान मिला है। तो भारत का चेन्नई एयरपोर्ट एनालिटिक्स फर्म, एविएशन एनालिटिक्स फर्म की रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल है। तो भारत का कौन सा चेन्नई एयरपोर्ट टॉप 10 रैंकिंग में शामिल है? गूगल पहले भी भारत में निवेश कर चुका है, उसकी भारत में निवेश की पॉलिसी है और भारत में जो निवेश की उसकी पॉलिसी है उसमें उसने फिर से डिक्लेरेशन किया है कि गूगल ने भारत में जियो के बाद, इसके पहले एक टेलीकॉम कंपनी जियो में उसने निवेश किया था, अब उसने तय किया है कि एयरटेल में $1 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है। तो गूगल जियो के बाद अब किस कंपनी में निवेश करने वाला है? गूगल एयरटेल कंपनी में $1 बिलियन निवेश की घोषणा किया है। वोडा आइडिया VI टेलीकॉम कंपनी है। सरकार पर इसका बहुत बकाया है और उस बकाये की भरपाई, चूंकि ये क्राइसिस में है, उस बकाये की भरपाई न कर पाने के कारण कंपनी अपनी 35.8% हिस्सेदारी केंद्र सरकार को देने की घोषणा की है और ये अस्थायी है। जब बकाया दे देगी तो फिर इसे वापस कर दिया जाएगा। तो अभी लेटेस्ट क्या है? लेटेस्ट किस निजी कंपनी में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होने वाली है? वोडा आइडिया पे। वोडाफोन और आइडिया VI ये दोनों कंपनियां आपस में एक साथ मर्ज हो चुकी हैं। अब इसमें केंद्र सरकार की 35.8% हिस्सेदारी हो जाएगी। एक रेलवे स्टेशन में नाम में परिवर्तन किया गया है। झांसी का रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई स्टेडियम कर दिया गया है। ठीक, विश्व का खादी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज अगर आपसे बात किया जाए कहां लगाया गया है, तो ये भारत में राजस्थान राज्य में लोंगेवाला में इसे स्थापित किया गया है। राजस्थान के लोंगेवाला में, और 4500 मीटर हाथ से बुने कपड़े का इस्तेमाल इसमें किया गया है। तो विश्व का खादी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कहां पर लगाया गया है, बनाया गया? तो ये है लोंगेवाला में, ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक, इसके अलावा एक देश है इंडोनेशिया, उसने अपनी राजधानी परिवर्तन करने की घोषणा करी है। उसकी राजधानी अभी तक जकार्ता है और यह जावा द्वीप पर स्थित है। अब उसने नई राजधानी डिक्लेयर की है नुसांतारा। उसकी जो नई राजधानी होगी नुसांतारा होगी और वो ब्रुनेई आइलैंड पर है। और चूंकि जकार्ता लगातार
वर्षा, समुद्र तट के किनारे होने और क्लाइमेटिक चेंज की वजह से लगातार जो जकार्ता है वो प्रतिवर्ष उसका कुछ न कुछ है, उसका बहुत सा हिस्सा अब तक जलमग्न हो चुका है। तो भविष्य में उसे जलमग्न होने का खतरा है। इस वजह से इस देश ने अपने राजधानी परिवर्तन की घोषणा की है। तो एक देश इस महीने क्या चर्चा में रहा कि राजधानी परिवर्तन की घोषणा की है। तो मित्रों, ये रहा जनवरी महीने का स्ट्रेटजिक करंट अफेयर्स। और कम से कम आपको जनवरी महीने के इतने देश और विदेश की खबरों पर नज़र रखना है, इसे ध्यान में रखना है। जल्दी ही इस करंट अफेयर्स के सेशन पर आधारित आपको अपनी वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर MCQs मिल जाएंगे और उस MCQs से आप ये पूरे कंप्लीट मेंटेन करेंगे। जनवरी महीने का आपको पद्म पुरस्कारों पर एक वीडियो आएगा करंट अफेयर्स पर जल्दी ही, लेकिन तब जब उसके पहले आप फटाफट तैयार कर लेंगे क्या, पद्म पुरस्कारों का स्टैटिक पोर्शन। और बजट पढ़ेंगे हम लोग फरवरी महीने का। फरवरी महीने का करंट अफेयर्स भी हम लोग देते हैं और फरवरी में जो बजट आता है उसे भी, उसके पहले जल्दी हम लोग स्टैटिक पोर्शन। हालांकि 2021 में फरवरी महीने में जब मैंने बजट पढ़ा रखा है तो वहाँ पर शुरुआत में बाकायदा स्टैटिक पोर्शन अर्थात बजट और इकोनॉमिक सर्वे को जानने के पहले, पढ़ने के पहले कितना आपको नॉलेज होना चाहिए वो मैंने पढ़ा रखा है। तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं और बहुत जल्दी सेपरेट वीडियो आपके पास होगा। ठीक, तो आप अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में हैं, खास ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको दिए जाते हैं वीडियोज़, जहाँ पर मैथ, रीजनिंग, GS, हिंदी, स्ट्रेटजिक करंट अफेयर्स और लगातार बहुत ही स्टैटिक GK के माध्यम से आपको वीडियोस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिससे आप बहुत आसानी से विषय को समझ सकें। और आपके चैनल की खास बात यह है कि आपके चैनल के प्रत्येक वीडियो पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक लगा हुआ है, जिस लिंक से आप वीडियो आधारित MCQs हल कर सकते हैं। और आप वीडियो बेस्ड MCQs के लिए और टॉपिक वाइज क्वेश्चन के लिए, साथ ही साथ जो स्टैटिक GK हैं उनसे जुड़े नोट्स के लिए, शॉर्ट नोट्स के लिए और कंप्लीट हिंदी का लेक्चर और कंप्लीट हिंदी के नोट्स और कंप्लीट हिंदी के MCQs, स्टैंडर्ड MCQs के लिए आप अपनी गूगल पर वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर विजिट जरूर करें। आप अगर नियमित विजिट करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ही मदद मिलेगी। तो मित्रों, ये रहा आज का करंट अफेयर्स। हाँ, अपने चैनल और अपने चैनल के वेबसाइट www.studentclassesprayagraj को शेयर, लाइक करना नहीं भूलेंगे। और यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत ही कारगर है। आप अपने सुझाव देना नहीं भूलेंगे, जिससे आपका चैनल और बेहतर हो सके। आज सबको अपने अपने चैनल, आज सभी मित्रों को अपने फेसबुक पर अपने चैनल के वेबसाइट को शेयर जरूर करना है। तो मित्रों, आज का करंट अफेयर्स सेशन पूरा हुआ और दीजिए इजाज़त। सबसे नमस्कार। जल्दी हम लोग नए सेशन में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।